नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका 12वां वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 12वां चैप्टर परमाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहां पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 11 चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशंस देख लिए थे, जो कि हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 4 अंक के होंगे। इस चैप्टर में से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछा जाएगा, जबकि एक अति लघुत्तरात्मक, एक लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आधा अंक का होगा, 2 क्वेश्चन मिलाकर 1 अंक के हो जाएंगे। रिक्त स्थान वाला प्रश्न आधा अंक का हो जाएगा, अति लघुत्तरात्मक 1 अंक का और लघुत्तरात्मक प्रश्न 1.5 अंक का। कुल मिलाकर ये 4 अंक के क्वेश्चन होने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न ले लेते हैं। पहला ही प्रश्न लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn समानुपाती होती है, इनमें से किस राशि के समानुपाती होती है, वो हमारे को यहां पर पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है उसको हम Rn से पुट कर दें, और ये हमने देखा था n स्क्वेयर इंटू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वेयर बट्टे में पाई m e स्क्वेयर बट्टे में z, इस तरीके से हमने देखा था। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो Rn है वो n स्क्वेयर के समानुपाती हो जाएगा। तो Rn है वो n स्क्वेयर के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली कक्षा की जो त्रिज्या है हाइड्रोजन परमाणु के लिए वो R0 ले लेते हैं। तो nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला इस तरीके से पुट करते हैं। क्लियर? देखिए, इसमें हमारे को ये पूछा जाता है जैसे पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, तो R1 बराबर 1 का स्क्वेयर इंटू R0, तो R0 ही आ जाएगा, R0 आ जाएगा, जिसको हम बोर त्रिज्या कहते हैं। दूसरी कक्षा की त्रिज्या 2 का स्क्वेयर इंटू R0, तो पहली कक्षा की त्रिज्या की 4 गुना होगी। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा की जो त्रिज्या है वो 3 का स्क्वेयर इंटू R0, तो ये 9R0 आ जाएगा। तो हम यहां से देखें कि R1 अनुपात R2 अनुपात R3, तो ये जो अनुपात है वो 1 से प्रारंभ होने वाले अंकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये इस तरीके से इनका अनुपात होगा। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है उससे हमने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर ली है। इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा है। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ये 13वें चैप्टर से है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे को पूछ लिया गया है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एक एटॉमिक मास यूनिट, इसको एक U से भी लिखा जाता है, जो कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाइड्रोजन परमाणु की nवें कक्ष में ऊर्जा En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वेयर है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्ष से दूसरी कक्ष में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? देखिए, पहली कक्षा की ऊर्जा या पहली कक्षा में ऊर्जा, पहली कक्षा में, तो पहली कक्षा में जो ऊर्जा होगी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यहीं से हम दूसरी कक्षा की ऊर्जा देखेंगे। दूसरी कक्षा में तो E2 बराबर माइनस में 13.6 बट्टे में 2 का स्क्वेयर, तो 13.6 के अंदर हम यदि 4 का भाग लगाएंगे तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब हम इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रथम कक्ष से दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन को भेजने में आवश्यक ऊर्जा, तो देखिए जो ऊर्जा है, अंतिम ऊर्जा में से हम प्रारंभिक ऊर्जा घटा देंगे तो E2 माइनस E1 माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस E1 की जो वैल्यू है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगी हमारे पास माइनस में 3.4 प्लस 13.6, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी दृश्य चित्र में दिखाई पड़ती है? तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में उत्पन्न है जो पांचों श्रेणियां हैं उसी को मैं आपको एक बार समझा देता हूं। कौन से चित्र में दिखाई पड़ेगी? सबसे पहली जो श्रेणी है वो है लाइमन श्रेणी। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च कक्षाओं से, मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे ऊर्जा स्तरों से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। फिर इसके पश्चात जो दूसरी श्रेणी है वो है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी के अंदर N1 का मान होता है 2 और N2 का जो मान होता है वो 3, 4, 5 उच्च ऊर्जा स्तरों से दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। तीसरी जो श्रेणी है वो है पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी में N1 की वैल्यू होती है 3 और N2 का मान होता है 4, 5, 6, 7, इस तरीके से होगा। इसी प्रकार से में चौथी जो श्रेणी है वो हमारे पास में है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी के अंदर N1 का मान होता है 4, जो इलेक्ट्रॉन है वो 5वें, 6ठे, 7वें ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं। पांचवी जो श्रेणी है वो है फुंड श्रेणी। इसमें इलेक्ट्रॉन है उच्च ऊर्जा स्तरों से 5वें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। 6वें, 7वें, 8वें में से ये 5वें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा। अब देखिए, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कौन से भाग में दिखाई पड़ेगी? तो लाइमन श्रेणी है वो पराबैंगनी भाग में दिखाई पड़ती है। पराबैंगनी भाग में दिखाई पड़ती है। फिर जो बामर श्रेणी है वो दृश्य भाग में दिखाई पड़ेगी। दृश्य भाग में दिखाई पड़ती है। पाश्चन है वो अवरक्त भाग में दिखाई पड़ेगी। बाकी की जो तीनों हैं वो अवरक्त भाग में दिखाई पड़ती है। ये भी अवरक्त में, ये भी
अवरक्त भाग में ही दिखाई पड़ेगी। तो हमारे को यहाँ पर दृश्य चित्र में बामर श्रेणी दिखाई पड़ती, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग होता है। ये बोर की दूसरी परिकल्पना से हमें प्राप्त हुआ है। बोर की द्वितीय परिकल्पना से, जो बोर है उसकी दूसरी जो परिकल्पना है वो हमें ये कहती है कि किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो h/2π का पूर्ण गुणज ऑप्शन सी में हमें नजर आ रहा है। तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग कोणीय संवेग होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रम श्रेणी जो पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है कहलाती है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि पराबैंगनी भाग के अंदर लाइमन श्रेणी हमें दिखाई पड़ती है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के निम्न ऊर्जा स्तर में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु में क्वांटम संख्या 2 के संगत स्तर की ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए nवें ऊर्जा स्तर में nवें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में है En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में n स्क्वेयर। n बराबर 2 के लिए तो E2 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में 2 का स्क्वेयर करेंगे, 4 का भाग लगा देंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त होगा। क्लियर? इसी तरीके से आप n बराबर 3 के लिए भी ऊर्जा निकाल सकते हैं। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में 3 का स्क्वेयर, 9 का भाग लगाएंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। फिर n बराबर 4 के लिए E4 वाली स्थिति में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में 4 का स्क्वेयर मतलब 16 का भाग लगाएंगे तो माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगा। n बराबर 5 तो E5 माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में 25 बराबर हमारे पास में आ जाएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर मॉडल में यदि प्रथम कक्षा की परमाणुिक त्रिज्या r0 हो तो चौथी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? ये मैंने nवीं कक्षा के लिए बताया था। nवीं कक्षा के लिए पहले ही क्वेश्चन में इसके बारे में हमने चर्चा की थी। n स्क्वेयर इंटू r0 तो n बराबर 4 के लिए चौथी कक्षा की जो त्रिज्या है वो पहली कक्षा के टर्म्स में हम पुट करेंगे तो r4 बराबर 4 का स्क्वेयर इंटू r0 तो r4 इक्वल टू आ गया 16r0। तो यहां पर आप ऑप्शन देखेंगे 16r0 ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो 9वां क्वेश्चन है, देखिए जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह परिकिणित हो जाता है क्योंकि जो अल्फा कण है वो खुद धनावेशित होता है और धनावेश और धनावेश में प्रतिकर्षण से वो परिकिणित हो जाता है। तो यहां पर ऑप्शन ए सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर त्रिज्याओं के मध्य अनुपात है, ये रिलेशन भी मैंने क्लियर कर दिया है। Rn बराबर n स्क्वेयर r0। तो यहां से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग,
4 का वर्ग इनके अनुपात के बराबर होगा। तो यहां से जो ऑप्शन है वो आप देखेंगे ऑप्शन सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु की किसी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा से अनुपात होता है। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि किसी आण्विक कक्षा के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होती है UN से हम पुट कर दें UN, ये होती है माइनस में 1/4πε0 E स्क्वेयर बट्टे में RN। और गतिज ऊर्जा की यदि मैं बात करूं यहां पर तो ये होती है प्लस में 1/2 1/4πε0 E स्क्वेयर बट्टे में RN। हमारे को यहाँ पर गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा के साथ में अनुपात पूछा है, तो यहाँ से और राशियां कट जाएगी। चलिए मैं एक बार पूरा ही लिख देता हूँ 1/4πε0 E स्क्वेयर बट्टे में RN अपॉन माइनस 1/4πε0 E स्क्वेयर बट्टे में RN। तो यहां से तो रह गया 1/2, यहां से रह गया -1, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। एक चीज क्लियर कर लीजिए, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि देखिए जो कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा ये गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। इसके अलावा स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। ये काफी महत्वपूर्ण रिलेशन है। इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये जो रिलेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब एक हाइड्रोजन परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है घटती है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इनका जो रिलेशन है वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि Kn बराबर तो होता है 1/2 1/4πε0 E स्क्वेयर बाई RN, जबकि स्थितिज ऊर्जा होती है -1/4πε0 E स्क्वेयर बाई RN, ये होती है। तो यहां से आप देखेंगे कि मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाया जा रहा है तो RN बढ़ता है, RN बढ़ता है तो Kn घटता है। ये चीज क्लियर हो गई है, क्योंकि बट्टे वाली राशि यदि बढ़ रही है तो ये घटेगा। यहां पर भी बट्टे वाली राशि बढ़ तो रही है, बट जो स्थितिज ऊर्जा है वो माइनस में है, इसलिए माइनस में ये घटती है। तो इसका मतलब हो गया है कि UN बढ़ता है। तो ऑप्शन यहां पर देख लीजिए, Kn घटता है और UN बढ़ता वाला ऑप्शन कौन सा है। तो Kn गतिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में निम्नतम कक्षा में होती है, निम्नतम कक्षा के अंदर न्यूनतम ऊर्जा होगी। देखिए कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो सदैव उस स्थिति में रहना चाहता है जहां पर उसकी ऊर्जा कम से कम होती है, माइनस में अधिक होती है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहली कक्षा में ऊर्जा है वो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा में जो ऊर्जा है वो माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी कक्षा में जो ऊर्जा है वो माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथी जो कक्षा है उसमें ऊर्जा होती है माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पांचवी कक्षा में जो ऊर्जा है वो माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यहां पर मिनिमम है इनमें से। तो पहली कक्षा के अंदर जो ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कक्ष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का संवेग का गुण होगा। कोणीय संवेग हम ये जानते हैं बोर की द्वितीय परिकल्पना से, कोणीय संवेग L बराबर होता है n h/2 दूसरी कक्षा के लिए, दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 हो जाएगा, तो L बराबर देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 × h/2 और ये आ जाएगा हमारे पास में h/π। तो h/π ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या की कोटि होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की कक्षा जो परमाणु की कक्षा की कोटि की होती है, तो देखिए पहली कक्षा की जो त्रिज्या हमें प्राप्त हुई थी वो 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब इसको हम 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर पुट कर सकते हैं। इसे हम 5.3 × 10⁻⁻11 भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से 10⁻⁻11 मीटर की कोटि में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहां पर आप ध्यान देंगे जो पहला ही क्वेश्चन है वो है नाभिक की खोज ने की थी। तो देखिए नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से ही हमें प्राप्त हुई थी। दूसरा क्वेश्चन देखें, एक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिक के केंद्र से अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश v की लंबवत दूरी संघट्ट प्राचल कहलाती है। संघट्ट प्राचल इसी वीडियो में ही एक डायग्राम के जरिए हम इसको समझेंगे। आगे डायग्राम हमने बना रखा है कि संघट्ट प्राचल क्या है। तो प्रारंभिक वेग की दिशा से जो लंबवत दूरी होती है उसको हम संघट्ट प्राचल कहते हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विपाटन स्टोर्क प्रभाव तथा चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है। तो यहां पर पहले ऑप्शन में तो आएगा स्टोर्क प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 6-7 से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 5 में संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी श्रृंखला को फुंड श्रेणी कहते हैं। उस श्रेणी को हम फुंड श्रेणी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाश्चन श्रेणी रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग में प्राप्त होती है। तो देखिए जो पाश्चन श्रेणी है वो अवरक्त भाग में दिखाई पड़ेगी। पाश्चन ब्रैकेट और फुंड ये अवरक्त भाग में दिखाई पड़ती है। तो अवरक्त विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। ओके। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा होती है। न्यूनतम अवस्था में जो ऊर्जा है वो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। nवीं कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में
n स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। तो देखिए किसी परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10 की घात -10 मीटर की कोटि की होती है और नाभिक की त्रिज्या है वो 10 की घात -15 मीटर की कोटि की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर दे, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। उत्तेजन, हालांकि अब ये जो टॉपिक हैं ये सिलेबस से हट चुके हैं, फिर भी आपको इसका ध्यान रखना है। और यदि यहाँ पर उत्तेजन के स्थान पर कि परमाणु से अलग कर दें, अनंत पर भेज दें, टकराने पर अनंत पर भेज दें, अनंत पर भेज दें या परमाणु से अलग कर दें, तो यहां पर उत्तेजन विभव के स्थान पर आयनन विभव आएगा। उस स्थिति में आयनन विभव आएगा। क्लियर? तो ये समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अब हम कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न भी यहां पर देख लेते हैं। पहला ही प्रश्न देखिए कि गाइगर मार्सडन प्रकीर्णन प्रयोग में किसी भारी नाभिक के कूलाम क्षेत्र में अल्फा कणों का प्रक्षेप पथ आरेख दर्शाए अनुसार है। हमारे को यहाँ पर एक लक्ष्य नाभिक दे रखा है और इसके ऊपर बहुत सारे अल्फा कणों का अटैक हो रहा है। ओके, ये यहां से अल्फा कण आ रहे हैं, अल्फा कणों का अटैक हो रहा है। तो देखिए यहां से एक चीज क्लियर कर लीजिए, हमारे को यहां पर पूछा गया है कि इसमें ये जो थीटा है और ये जो बी है ये क्या चीज है, ये किसको बताते हैं। तो देखिए यहां से जो इसकी जो मध्य वाली स्थिति है, मध्य वाली स्थिति ये है और वहां से इलेक्ट्रॉन के प्रारंभिक वेग की जो दिशा है, देखो इस वाले पथ की बात कर रहा हूं, इस वाले इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। यहां से इस वाले अल्फा कण की बात कर रहे हैं, अल्फा कणों का यहां पर अटैक हो रहा है, तो ये वाला लेकर चल रहे हैं हम। तो इसकी मध्य बिंदु से जो स्थिति है इसको हम बी से लिखते हैं। इसको संघट प्राचल कहा जाता है, संघट प्राचल कहा जाता है। जबकि जो थीटा है वो प्रारंभिक दिशा से जो कण है वो जितने एंगल पर घूम जाता है उसको हम थीटा कहते हैं, जिसे प्रकीर्णन कोण कहते हैं, जिसे प्रकीर्णन कोण कहते हैं। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है देख लीजिए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियां लिखिए। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसकी मेन आपको दो कमी यहां पर बतानी है। तो देखिए पहली जो कमी है वो तो यही है कि इस मॉडल के द्वारा जो स्पेक्ट्रम है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी, व्याख्या नहीं की जा सकी। दूसरी जो कमी है वो क्या है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये था कि ये हमारे पास में नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जब चक्कर लगाएगा तो वो त्वरित गति करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करेगा और उस उत्सर्जन के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर समाहित हो जाना चाहिए। तो इस तथ्य की व्याख्या रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर नहीं गिरता, यदि गिर जाना चाहिए तो उस स्थिति में परमाणु है वो अस्थायी होगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता, इस कमी को दूर नहीं कर पाया। फिर देखिए
कि बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का कथन लिखिए। कि जो बोर मॉडल है उसकी जो दूसरी परिकल्पना है, तो दूसरी परिकल्पना का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हमारे को यहां पर पूछा गया है। ये आपके सामने मैं पुट कर देता हूं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। पूर्ण गुणज के रूप में हो। इसका मतलब ये हो गया है कि nवीं कक्षा के अंदर, nवीं कक्षा में जो कोणीय संवेग है Ln बराबर mvr बराबर nh/2π होता है, जहां जो n है वो 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए, निम्नतम अवस्था में जो ऊर्जा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए वो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और मुक्त कराने के लिए इसका मतलब अनंत पर जो ऊर्जा होती है वो 0 होती है। अनंत पर ऊर्जा 0 होती है। तो इसको मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा हम अनंत वाली कक्षा की ऊर्जा माइनस पहली वाली कक्षा की ऊर्जा, अनंत वाली कक्षा की ऊर्जा 0, पहली वाली कक्षा की ऊर्जा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ती है। तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ने वाली जो श्रेणी है उसको हम बामर श्रेणी कहते हैं। बामर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होना क्या प्रकट करता है? जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमें क्या बताती है? तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ में आकर्षण बल से बंधा हुआ है। तो यहां पर देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रबल आकर्षण बल से बंधा हुआ है और इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था बनाइए।
तो देखिए रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है उसकी जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए यहाँ पर हमने एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था तैयार की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करने वाला एक अल्फा कण उत्सर्जित करने वाला एक रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ पर भट्ठी में रखा हुआ है। क्लियर। इसके साथ में यहां से उत्सर्जित होने वाली जो अल्फा किरण पुंज है उसको इन लेड की ईंटों में से होकर गुजारा जाता है। इन लेड की ईंटों से निकलने वाली अल्फा किरण पुंज को एक पतली सोने की पन्नी पर आपतित कराया जाता है। यहां से प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों को जिंक सल्फाइड के पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और हमें उनको अच्छे से देख सकें इसके लिए हमने यहाँ पर एक चल संग्राहक सूक्ष्मदर्शी भी हमने यहाँ पर जोड़ रखी है। इसको आगे पीछे करके जो प्रकीर्णन कोण है वो भी ज्ञात कर सकते हैं, उनकी मात्रा का भी पता लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। तो ये हमारे पास में एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर मॉडल की दो कमियां लिखिए। देखिए बोर मॉडल की बहुत सारी कमियां हैं, उनमें से जो प्रमुख दो कमी है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली जो कमी है कि देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना, रेखाओं की सूक्ष्म संरचना तीव्रता के बारे में यह मॉडल नहीं समझा सका। यह मॉडल नहीं समझा सका। यह मॉडल नहीं समझा सका। इसके अलावा जो द्वितीय परिकल्पना थी उसके बारे में भी इनके पास में कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि वो आया कहां से था। कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो देखिए कोणीय संवेग क्वांटीकरण का जो अभिगृहित है उसकी व्याख्या भी इस मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। फिर आगे देखें बोर मॉडल के द्वितीय अभिगृहित की व्याख्या किस आधार पर की गई। तो देखिए डी ब्रोगली की द्वितीय परिकल्पना के आधार पर, डी ब्रोगली की द्वितीय परिकल्पना के आधार डी ब्रोगली की परिकल्पना के आधार पर, डी ब्रोगली की परिकल्पना के आधार पर बोर मॉडल की द्वितीय परिकल्पना को समझाया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 2, 3, 4, 5 से मूल ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में संक्रमण करता है तो प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी कौन सी है। तो वो है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित को लिखिए। तो देखिए 3 अभिग्रहित हैं, तीनों में से 2 अभिग्रहित पूछे जा सकते हैं या कोई सा एक भी पूछा जा सकता है। विद्यार्थी मैं आपको एक चीज बता दूं कि बोर्ड एग्जाम के जो पिछले वर्षों के पेपर आप देखेंगे तो जैसे आपके पास में कोई सा भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। कितने भागों में मिलने वाला है? 2 भागों में। जैसे इस तरीके से पूछेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल की कमियां लिखिए,
पहले पार्ट में तो क्या पूछ लेंगे, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। दूसरे पार्ट में आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो बोर की द्वितीय परिकल्पना है उसको लिखिए। इस तरीके से 2 नंबर का दे देते हैं। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। जो 1.5 अंक का क्वेश्चन है उसमें बड़ा एक लंबा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है, बल्कि उसको 2 टुकड़ों में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती। यदि एक साथ में 1.5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली जो हमने पहला क्वेश्चन का चयन किया है वो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा जो हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, बोर मॉडल के आधार पर nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो ये दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इनको आप अच्छे से दोनों को क्लियर कर लें। इन दोनों पर आधारित क्वेश्चन तो 100% आना ही है। देखिए कई बार एक रिलेशन हमने आपको बताया था कि En बराबर माइनस में kn बराबर UN/2, इस पर आधारित क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस रिलेशन को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों को लिखिए। तो आपको डायग्राम पूछा जा सकता है, प्रायोगिक व्यवस्था पूछी जा सकती है, अन्यथा निष्कर्ष भी पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है कि बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर कक्षीय त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक आपको पूछा जा सकता है, अन्यथा Rn nवीं कक्षा के अंदर जो ऊर्जा त्रिज्या है उसको किस रूप में लिख सकते हैं, ये वाला रिलेशन भी आपको पूछा जा सकता है। इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। वो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिए हैं कि पहली कक्षा की त्रिज्या R0 है तो दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा की त्रिज्याएं पूछ सकते हैं, इनके बीच में रेशियो पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। कौन कौन सी श्रेणियां होती है और उनमें वो कौन से क्षेत्र में दिखाई पड़ती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखेंगे, डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना द्वारा बोर की द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या कीजिए। ये मॉडल प्रश्न पत्र में है, मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने परमाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे, समझे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।